नमस्कार प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 की हिंदी विषय की इस कक्षा में गद्य की विधाओं के साथ मैं डॉक्टर मीनाक्षी दुबे आपके साथ हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं गद्य की विधाएं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि गद्य क्या है। क्षितिज भाग 2 आपकी जो पुस्तक है उसमें इकाई 3 गद्य खंड में एक बिंदु है गद्य की विधाएं। आज हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि गद्य क्या है। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य की बोलने या लिखने पढ़ने की छंद रहित साधारण व्यवहार की भाषा को गद्य कहा जाता है। अर्थात जो हम गाकर या लय में जो भी पंक्तियां बोलते हैं या जो हम गायन करते हैं वो तो काव्य की श्रेणी में आ जाता है, लेकिन हम सामान्य बोलचाल के लहजे में जो कुछ भी लिखते हैं या कहते हैं वह गद्य की श्रेणी में आता है। तो गद्य की विधाओं को 2 भागों में विभाजित किया जाता है और वो 2 भाग हैं प्रमुख विधाएं और गौण विधाएं। तो जब हम गद्य की विधाओं पर चर्चा करेंगे तो हम आगे भी देखेंगे कि गद्य की विधाएं कितनी होती हैं और वो 2 तरह से देखी जाती हैं या पूछी जाती हैं, प्रमुख विधाएं और गौण विधाएं। तो हम अब इस पर चर्चा करने वाले हैं। गद्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं? आलोचना, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, निबंध। इसे हम एक सूत्र रूप में अगर देखें तो हम याद करने के लिए आप इसे सूत्र रूप में या ट्रिक के रूप में आप देख पाएंगे। हम इसे याद कर सकते हैं आना एक ऊनी। तो आना से आ से आलोचना, ना से नाटक, ए से एकांकी, क से कहानी, आना एक ऊनी, ऊ से उपन्यास और नी से निबंध। तो ये हैं प्रमुख विधाएं। और हम गौण विधाओं की अगर चर्चा करें तो गौण विधाएं हैं हमारी रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, साक्षात्कार, गद्य साहित्य, पत्र साहित्य, डायरी और लघु कथा। तो इसे भी आप सूत्र के रूप में अगर देखें तो याद कर सकते हैं रिया, रिया, आरे, संजी में साग पत्र डाल। रिया, आरे, संजी में साग पत्र डाल। ये याद करने के लिए सिर्फ ट्रिक है। इसे आप याद कर सकते हैं री से रिपोर्टाज, या से यात्रा वृत्तांत, आ से आत्मकथा, रे से रेखाचित्र, स से संस्मरण, जी से जीवनी, सा से साक्षात्कार। ये मैं जो है वो सिर्फ सहायक के रूप में है। सा से साक्षात्कार, ग से गद्य साहित्य, पत्र साहित्य और डा से डायरी और लघु कथा, ला से लघु कथा। इस प्रकार आपने देखा कि कुछ प्रमुख विधाएं हैं जिन पर साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है और कुछ गौण विधाएं हैं जिन पर भी आजकल साहित्य बहुत ज़्यादा पहले भी लिखा गया है, अभी भी अब लेखन प्रचलन में है। मुख्य रूप से आपके प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछा जाना है या जो प्रश्न आने हैं वो आने हैं गद्य की विधाओं में अंतर। अक्सर जो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि उपन्यास और नाटक में क्या अंतर है, कहानी और एकांकी में क्या अंतर है। तो या इधर अगर हम देखें तो यात्रा वृत्तांत, रेखाचित्र और संस्मरण में क्या अंतर है। तो कुल मिलाकर आपको जो प्रश्न 2 और 3 अंक में पूछे जाएंगे वो गद्य की विधाओं पर आधारित पूछे जाएंगे और उनके बारे में ही हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो हम देख लेते हैं अंतर के साथ और वहीं हम विधाओं के बारे में भी थोड़ा थोड़ा परिचय समझते जाएंगे और आपको क्या लिखना है प्रश्न पत्र के उत्तर में वह भी आप इसके माध्यम से सीख पाएंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं जीवनी और आत्मकथा में अंतर।
जीवनी होती क्या है? जीवनी होती है, वह होती है जीवनी जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में, किसी महान व्यक्ति के बारे में कोई और लिखता है। और आत्मकथा क्या होती है? जो व्यक्ति स्वयं लिखता है। तो सबसे बड़ा जो अंतर जीवनी और आत्मकथा में है वो यह अंतर है कि आत्मकथा व्यक्ति स्वयं की आत्मकथा स्वयं लिखता है, जबकि जीवनी किसी महान पुरुषों की कोई जीवनी है, किसी और के माध्यम से लिखी जाती है। जैसे हम महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ते हैं और हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा पढ़ते हैं। तो आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है और जीवनी किसी और के द्वारा लिखी जाती है। तो पहला अंतर अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। तो जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखने के लिए अगर आपको एक प्रश्न आया तो आपको उत्तर किस तरह से लिखना है, वो आपके सामने एक उदाहरण है। आप एक तरफ जीवनी लिखेंगे, दूसरी तरफ आत्मकथा लिखेंगे, बीच में एक विभाजन के लिए एक रेखा खींच देंगे और यहाँ पर एक बिंदु, जैसे जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है और अगला बिंदु यहाँ पर आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। अगला बिंदु अगर हम देखें तो जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है। अब यह भी एक विशेष बात है कि जीवनी जो होती है वो किसी भी महान व्यक्ति की ही जीवनी लिखी जाएगी। कारण क्योंकि हम किसी के जीवन के बारे में, संपूर्ण जीवन के बारे में कोई भी व्यक्ति क्यों लिखेगा जब उसका जीवन महानता से भरा होगा, उसने कुछ ऐसे सामाजिक, कुछ ऐसे कार्य किए होंगे जिसके माध्यम से उसका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायी है या लोगों के लिए प्रेरणादायी हो सकता है या समाज उससे कुछ सीख सकता है, इसीलिए उनकी जीवनी लिखी जाएगी। जबकि आत्मकथा क्या होगी? इसीलिए जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है और आत्मकथा किसी के भी जीवन पर लिखी जा सकती है। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी आत्मकथा लिख सकती हूँ, आप चाहें तो आप अपनी आत्मकथा लिख सकते हैं। हमने मान लीजिए अभी तक कोई महान कार्य नहीं किया, कुछ भी अच्छा समाज के लिए, घर परिवार के लिए या हमारे राष्ट्र के लिए हमने कुछ भी अच्छा नहीं किया, फिर भी हम आत्मकथा लिखने के पात्र हैं। लेकिन जीवनी अक्सर या ज़्यादातर हम कहें तो जीवनी किसी भी महान पुरुष या महान व्यक्तित्व के जीवन पर ही आधारित होती है और ऐसी ही जीवनियाँ लिखी जाती हैं। अगला अंतर, जीवनी में लेखक तटस्थ होता है, आत्मकथा में लेखक की व्यक्तिगतता झलक जाती है। अब ये अंतर आप समझिए कि जीवनी क्या होता है, किसी महान पुरुष के व्यक्तित्व पर आधारित है, तो उसके जीवन के बारे में जो जो भी घटनाएं हैं, जो जो भी बातें हैं, वो संपूर्ण रूप से लेखक उसमें उतार देता है और तटस्थ होता है। तटस्थ होने का अभिप्राय यह है कि वह अपनी तरफ से ना कुछ जोड़ता है और ना ही कुछ घटाता है, ठीक है। लेकिन आत्मकथा में व्यक्ति जो लेखक है, क्योंकि वो खुद लिखता है, इसीलिए वह क्या करता है, तटस्थ नहीं रह पाता है। भाई मान लीजिए मैंने अपनी आत्मकथा लिखी, मुझे अपने जीवन के कुछ हिस्से अच्छे नहीं लग रहे हैं तो वह मैं अपनी आत्मकथा में से हटा सकती हूँ, लेकिन जीवनी में ऐसा नहीं होता। तो यह एक विशेष बात और है कि जीवनी में लेखक जो है वो तटस्थ होता है, मतलब दृढ़ होता है कि जैसी व्यक्तित्व उस महापुरुष का था उसी को प्रस्तुत करता है वो हमारे समक्ष। लेकिन आत्मकथा में व्यक्ति कुछ चीज़ों को जोड़ना, घटाना, ये सब भी कर लेता है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि वह तटस्थ नहीं रह पाता है और इसीलिए उसकी वैयक्तिकता की झलक मिलती है उसमें, ठीक है। अगला अगर हम लें तो ये हमने देखा जीवनी और आत्मकथा में विशेष क्या अंतर है। तो बिंदु, जीवनी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है, लेकिन आत्मकथा कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के बारे में लिख सकता है। जीवनी में लेखक तटस्थ होता है, उसकी वैयक्तिकता नहीं झलकती, लेकिन आत्मकथा में वैयक्तिकता की झलक दिखाई देती है।
तो अगला आप प्रश्न जो आ सकता है या जो अक्सर पूछ लिया जाता है अंतर में, वह प्रश्न एकांकी और नाटक में अंतर हम ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि यह अंतर आपसे नहीं पूछा, जीवनी और आत्मकथा में अंतर नहीं पूछा गया, सिर्फ इतना पूछ लिया गया कि कोई जीवनी के बारे में लिखिए, तो क्या होगा, आप सिर्फ इतने हिस्से को उत्तर में लिख देंगे और आपका प्रश्न हल हो जाएगा। और अगर अंतर पूछा गया है तो आप जीवनी और आत्मकथा में दोनों तरफ का अंतर लिख देंगे और आपका प्रश्न हल हो जाएगा। अब हमें देखना है एकांकी और नाटक में अंतर। तो एकांकी क्या होती है और नाटक क्या होता है, एक रूप अंतर के रूप में हम देख लेते हैं, और फिर वही जैसे कि हमने जीवनी और आत्मकथा में किया था, अगर अलग अलग से पूछा जाए तो आप उसका उत्तर उस रूप में भी दे सकते हैं। मूलतः एकांकी में एक ही अंक होता है, जैसा कि हमें इस शब्द से पता चल रहा है, एकांकी मतलब एक अंक वाला, तो इसमें एक ही अंक होता है। नाटक में अनेक अंक होते हैं। आपने देखा होगा जब नाटक होता है तो नाटक में कई बार पर्दा गिर रहा है, मतलब वो अलग अलग अंक हो रहे हैं। और एकांकी मतलब एक बार में मंच पर सारे पात्र आते हैं और एक बार में एक ही अंक में पूरा उनका जो एकांकी है उसका मंचन हो जाता है और वो एकांकी वहाँ समाप्त हो जाती है। तो यह विशेष अंतर है। एकांकी की कथा वस्तु संक्षिप्त होती है। क्यों संक्षिप्त होती है? क्योंकि छोटा होता है, अंक कम होते हैं, तो कथा वस्तु भी संक्षिप्त होगी। और नाटक की कथा वस्तु विस्तृत होती है। तो नाटक क्योंकि इसमें बहुत सारे अंक होंगे, ज़्यादा अंक होते हैं, ज़्यादा अंक होने के कारण इसकी कथा वस्तु भी विस्तृत होगी। तो इनके बारे में अगर हम देखें तो हम कुछ बिंदु ले सकते हैं कि ये एक अंक का होता है और ये अनेक अंक इसमें होते हैं। कथा वस्तु को अगर हम ले लें तो कथा वस्तु एकांकी में संक्षिप्त होती है और नाटक में कथा वस्तु विस्तृत होती है। फिर एकांकी में पात्रों की संख्या, क्योंकि कम अंक हैं, पात्रों की संख्या सीमित हो सकती है या कम हो सकती है। लेकिन नाटक में क्योंकि कई अंक होते हैं, कई घटनाएं भी सम्मिलित हो सकती हैं, तो इस कारण नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। अब हम उदाहरण इसमें अगर देखें तो रामकुमार वर्मा की दीपदान एकांकी आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी, तो और नहीं पढ़ी है तो उसे निश्चित तौर पर पढ़िए। वो एक राष्ट्रीय एकता से, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत एकांकी है। तो दीपदान एकांकी रामकुमार वर्मा द्वारा लिखी गई है। ये एक इसका उदाहरण हो गया किसका? एकांकी का। और नाटक, तो नाटक तो बहुत सारे हैं, अंधा युग है, चंद्रगुप्त है। तो चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है। ठीक है। अब हम देखते हैं कहानी एवं उपन्यास में अंतर। तो कहानी और उपन्यास में जो मूलभूत अंतर है वो यह है कि कहानी, जैसे हमारा मान लीजिए जीवन जो है वह उपन्यास के रूप में हो सकता है। मतलब एक जीवन में बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं, बहुत सारी घटनाएं सम्मिलित हो सकती हैं। मान लीजिए आप हैं, आप विद्यालय में जा रहे हैं, ये विद्यालय की कोई एक घटना है आपकी। आप समाज के किसी हिस्से में, आप अपने घर परिवार के साथ हैं, वो आपके जीवन की एक घटना वहाँ हो सकती है। आपका जो बाल्यकाल है वो एक समय हो सकता है, फिर आपकी युवावस्था है, फिर वृद्धावस्था है। तो इस तरह से उपन्यास का जो कलेवर है या उपन्यास की जो कथा वस्तु है वो संपूर्ण जीवन को लेकर हो सकती है या होती है। लेकिन कहानी क्या होती है? आपके जीवन की या किसी भी नायक नायिका या जो पात्र हैं उनके जीवन की कोई एक घटना, वो कहानी होती है। तो इसे मुख्य रूप से अगर हम देखें तो अंतर के लिए तो हम देख सकते हैं कि कहानी की कथा वस्तु संक्षिप्त होती है क्योंकि उसमें एकाध ही घटना होती है। उपन्यास की कथा वस्तु विस्तृत होती है क्योंकि उपन्यास में कई कहानियां, छोटी छोटी कई कहानियां सम्मिलित हो सकती हैं। ठीक है। कहानी में एक घटना का वर्णन होता है। जैसा मैंने आपको कहा कि कहानी जो है वो आपके जीवन की, किसी महान व्यक्ति के जीवन की या किसी जो भी पात्र हैं उनके जीवन की किसी एक घटना
की अभिव्यक्ति कहानी में होती है। वहीं हम देखें तो उपन्यास में अनेक घटनाओं का समावेश हो सकता है। तो जैसे घटनाएं अब जब इसमें ज़्यादा होंगी तो अगला बिंदु अगर हम देखें पात्र, तो पात्र भी कहानी में, क्योंकि एक घटना है तो कम पात्र होंगे और उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं। इसे ठीक वैसे ही समझा जा सकता है कि अगर हम संपूर्ण जीवन को हमारे ले लें तो हमारे जीवन में, विद्यालय जीवन में अलग हमें लोग मिलते हैं तो अलग अलग तरह के पात्र हमें मिले। फिर पारिवारिक रूप में अगर आप परिवार में जाते हैं तो आपके परिवार में कुछ और पात्र हैं तो वो पात्र जुड़ गए। फिर आप सामाजिक जीवन में जब निकलते हैं, आपकी युवावस्था में आपके मित्र मंडली, तो वहाँ आपके और पात्र आपके जीवन में जुड़ते जाते हैं। फिर आप और आगे बढ़े, आपके जीवन का और सफ़र आगे बढ़ा तो और भी ज़्यादा पात्र आपके जीवन में जुड़ते जाते हैं। तो इसी तरह से हम ले सकते हैं कि कहानी जो है, क्योंकि वो एक घटना है इसलिए उसमें सीमित पात्र होंगे, कम पात्र होंगे। लेकिन उपन्यास क्योंकि वो लगभग संपूर्ण जीवन का एक की कथा है, या एक तरह से कहें विस्तृत कथा है, इसीलिए उसमें पात्रों की संख्या भी अधिक होगी। तो अंतर के रूप में हम फिर एक बार पुनः इसको देख लेते हैं। इसकी कथा वस्तु संक्षिप्त होती है, इसकी कथा वस्तु विस्तृत होती है। इसमें एक घटना का वर्णन होता है कहानी में, और यहाँ उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। कहानी में कम पात्र होते हैं और उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं। अब इसका उदाहरण, जैसे हमने एकांकी और नाटक में देखा था, तो हम कहानी का एक उदाहरण लिख सकते हैं नीचे कि प्रेमचंद द्वारा रचित एक कहानी का नाम ईदगाह है, या कफन है, या घास वाली है, या फिर मंत्र है। बहुत सारी कहानियां हैं, तो आप प्रेमचंद की कहानी ले लीजिए, किसी और रचनाकार की कहानियां ले लीजिए, उदाहरण के रूप में आप यहाँ पर वो बिंदु लिख दें। उपन्यास के लिए हम लें तो उपन्यास हम लिख सकते हैं कि श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी उपन्यास है, प्रेमचंद का गोदान उपन्यास है, ये हम उदाहरण के रूप में यहाँ दे सकते हैं। तो अब निश्चित तौर पर आप कहानी और उपन्यास में अंतर कर सकते हैं, और अगर कहानी अलग से पूछी जाए तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं और उपन्यास के बारे में भी लिख सकते हैं। अगला जो अंतर है जो पूछा जा सकता है या पूछ लिया जाता है वो है रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर। रेखाचित्र, जैसे कि इस शब्द से ही प्रदर्शित हो रहा है, रेखाचित्र मतलब ऐसा लेखन जिसमें एक चित्र उभर कर सामने आ जाए, जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति का पूरा एक रेखा चित्र उभर कर आ जाए, वह कहलाता है रेखा चित्र। तो और संस्मरण जो है वो किसी भी घटना को याद करना या किसी भी घटना के बारे में स्मरण करना, वो संस्मरण कहलाता है। तो अब अगर हम पहला बिंदु, सबसे पहला बिंदु अगर अंतर के रूप में ले सकते हैं तो वो ले सकते हैं कि रेखाचित्र किसी व्यक्ति पर आधारित होता है, जबकि संस्मरण किसी घटना पर आधारित होता है। फिर रेखाचित्र की अब शैली ले लें तो रेखाचित्र की शैली कैसे होती है? चित्रात्मक होती है। कैसे चित्रात्मक होती है? कि शब्द चित्र होते हैं, उसमें कोई स्केच नहीं बनाया जाता, कोई पिक्चर क्लिक करके नहीं डाली जाती, लेकिन शब्दों के माध्यम से एक ऐसा चित्र अंकित कर दिया जाता है कि व्यक्ति या आप जो भी उस रेखा चित्र को पढ़ता है, उस व्यक्ति के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में बात चल रही है, उस व्यक्ति के बारे में एक पूरा चित्र उसके मस्तिष्क में अंकित हो जाता है। वो समझ पाता है कि हाँ वह व्यक्ति इस प्रकार था। ठीक है, तो ये रेखा चित्र में जो शैली होती है वो चित्रात्मक होती है, अर्थात वहाँ पर एक चित्र उभर कर सामने आता है और जो पाठक होते हैं वो पाठक उस चित्रात्मक शैली के माध्यम से उस व्यक्ति विशेष के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, उसके व्यक्तित्व के बारे में समझ पाते हैं और जान पाते हैं। संस्मरण की शैली वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक होती है। संस्मरण क्या, मैं जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि संस्मरण में घटना होती है, घटना पर आधारित होते हैं संस्मरण, और अब जब घटना होगी
तो घटना के बारे में विवरण दिया जाएगा, है ना, बताया जाएगा कि ऐसा हुआ, फिर इस तरह से हुआ, या यह हमारे स्मरण में आ रहा है। तो लेखक जब संस्मरण लिखता है तो उसकी शैली कैसी होती है, वर्णनात्मक होती है या फिर विवरणात्मक होती है, या तो वो वर्णन करता है या फिर विवरण देता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये व्यक्ति पर आधारित है और ये घटना पर आधारित है। फिर हम शैली की अगर बात करते हैं तो रेखा चित्र की शैली चित्रात्मक होती है और संस्मरण की जो शैली होती है वो वर्णनात्मक और विवरणात्मक होती है। रेखा चित्र वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो सकता है। अब हमें यह देखना होगा कि वास्तविक मतलब किसी भी लेखक ने जो कुछ रेखा चित्र में लिखा है वह हो सकता है कि उस लेखक के वास्तविक जीवन, यानी उसका जो वास्तविक जीवन है उससे जुड़ा हुआ ही कोई व्यक्ति हो जिसका रेखा चित्र वो अंकित कर रहे हैं अपनी लेखनी के माध्यम से। लेकिन दूसरी जगह वो काल्पनिक भी हो सकता है। हो सकता है कि लेखक काल्पनिक रेखा चित्र अंकित करके और पाठकों तक कोई बात पहुंचाना चाह रहा हो या कोई विशेष संदेश पहुंचाना चाह रहे हों। तो विशेष बात ध्यान रखने योग्य यह है कि रेखा चित्र वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जबकि संस्मरण वास्तविक होता है। तो संस्मरण जो भी होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। दोनों में सिर्फ यही एक खास अंतर है कि संस्मरण क्योंकि वो व्यक्ति जो लिखने वाला है वो स्वयं स्मरण कर रहा है, चीज़ों को सोच रहा है, बातों को स्मरण में लेकर आ रहा है, तो वह वास्तविकता से जुड़ा होगा। और रेखा चित्र वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो सकता है। तो इस तरह से आपने अभी देखा कि गद्य की जो विधाएं हैं वो विधाएं कुछ प्रमुख विधाएं हैं और कुछ गौण विधाएं हैं, और हम उन प्रमुख और उन गौण विधाओं पर अभी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, एक एक विधा पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और अलग अलग विधाओं पर अंतर के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से गद्य की विधाओं के अगर कोई प्रश्न आते हैं तो वो निश्चित तौर पर हल करना सीखिए, और आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।